हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं उदय कुमार सिंह अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं प्रतिदिन 10 बजे आप सभी के साथ जुड़ता हूं और शाम में मेरी पूरी कोशिश होती है कि शाम में 3 बजे आप सभी के साथ जुड़ूं और तमाम जो उस समय तक की ताज़ा तरीन खबरें हैं दिन भर की, उससे मैं आप सभी को रूबरू कराऊं। मित्रों, मैं आमतौर पर आप सभी से प्रतिदिन मैं 10 बजे आप सभी के साथ जुड़ता हूं, लेकिन जब हमारे कुछ तकनीकी खामियां आ जाती हैं, कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं, तो मेरे मित्रों मुझे आपसे जुड़ने में देर हो जाती है। और आज जो है उसी वजह से, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से, कुछ कमियों की वजह से मैं आपके साथ तकरीबन 1 घंटे की देरी से जुड़ रहा हूं। यानी 10 बजे जुड़ता था, लेकिन अब 11 बजे है मेरे मित्रों। 11 बजे मैं आप सभी के साथ जुड़ गया हूं टॉप 10 न्यूज़ ऑफ द डे लेकर। मतलब आज की ताज़ा तरीन जो 10 खबरें हैं, 10 से ज़्यादा ही होती है मेरे मित्रों। मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम 10 खबरें मैं आप सभी को जो है 10 खबरों से रूबरू कराऊं, जो कि ताज़ा तरीन खबरें होती है मेरे मित्रों। आज भी जो है टॉप 10 न्यूज़ ऑफ द डे में आज की ताज़ा तरीन खबरें हैं। और मित्रों, खबरें हैं तमाम आज भी, जिससे शायद आप हैं अनजान और हर खबरों का आपको लेना है संज्ञान। इसीलिए मेरे मित्रों, आप सभी के साथ एक बार फिर से मैं जुड़ गया हूँ उदय कुमार सिंह, और बिना देर किए मैं आगे बढ़ूंगा मेरे मित्रों, और आप सभी को जो है सीधा पार्लियामेंट ले चलूँगा। आप सभी को मालूम है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जो है लगातार जो है आज दूसरे दिन चल रही है मेरे मित्रों। मानसून सत्र है, तो आज मानसून सत्र का जो संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन है मेरे मित्रों। क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में जानकारी दूं आप सभी को। तो कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जो है सोमवार को 18 दिनों के मानसून सत्र की शुरुआत हुई, आप सबको पता है। और सत्र के दूसरे दिन आज पहले राज्यसभा की कार्यवाही हो रही है, और ऊपरी सदन की कार्यवाही यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक चलेगी। उसके बाद जो है लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे से शाम में 7 बजे तक जारी रहेगी। मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि लोकसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन सीमा पर जारी विवाद पर बयान दे सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर जो है वो सरकार को मेरे मित्रों, मैं ये बोल रहा हूँ कि विपक्ष जो है इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। आप सभी को जैसा कि मैंने बताया कि जो चीन विवाद है, भारत चीन सीमा पर जो विवाद है, उसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐसी संभावना है कि आज जो है लोकसभा में बयान देंगे। और वहीं विपक्ष जो है मेरे मित्रों, कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल है वो इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है, और इससे जो है आज संसद में हंगामे के आसार लग रहे हैं। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताता चलूं कि इससे पहले आज क्या कुछ हुआ राज्यसभा में, उसके बारे में आप सभी को बताऊं। तो कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि अडानी समूह ने 6 हवाई अड्डों के संचालन और विकास के लिए बोलियां जीती हैं, और एक निजी संस्था को हवाई अड्डे सौंपना जो है वो मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है। सरकार ने अपने ही कुछ मंत्रालयों और विभागों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया, और मानदंडों में जो है बदलाव से अडानी समूह को सभी 6 बोलियों को जीतने में सफलता मिली है। ऐसा जो है वो केसी वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा है। मेरे मित्रों, आप सभी को ये भी बताऊं कि आज जो है वो चीन जासूसी पर जो है वो कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, और चीन द्वारा भारतीयों की जासूसी कराने के मुद्दे पर कांग्रेस ने संसद में स्थगन का नोटिस दिया। और आप सभी को मालूम है मेरे मित्रों कि कल ये खबर बहुत ही विस्तृत खबर थी, बड़ी खबर थी। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो व्यवसायी हैं देश के, बड़े बड़े अजीम प्रेम जी या फिर जितने भी बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उनका आज नाम आ रहा है, राष्ट्रपति का नाम आ रहा है, प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है, तमाम मंत्रियों का नाम आ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि चीन जो है वो इन सब की जासूसी करा रहा है, और उसी पे जो है मेरे मित्रों चीन द्वारा भारतीयों की जो है जासूसी कराने के मुद्दे पर कांग्रेस ने संसद में स्थगन का नोटिस दिया है। और मेरे मित्रों, अभी अभी ताज़ा खबर ये आ रही है संसद से कि समाजवादी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है जया बच्चन, उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि मनोरंजन उद्योग के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काया जा रहा है। इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने वाले लोगों ने इसे गटर कहा है। मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूं। मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसे लोगों को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करने के लिए कहेगी, और सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग खराब है, आप पूरे उद्योग की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। मुझे शर्म आती है कि कल लोकसभा में हमारे एक सदस्य जो फिल्म उद्योग से हैं, उन्होंने इसके खिलाफ बोला। यह शर्मनाक है। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं तो इसी के बीच खबर ये भी है कि वामपंथी हाँ, और इससे पहले ये भी बताऊं कि जया बच्चन ने जो कुछ भी कहा है उस पर जो है बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने उनका जवाब दिया है।
और मेरे मित्रों, मैं इसी बीच ये भी बताऊं कि वामपंथी दलों के सदस्यों यानी सांसदों ने किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को जो है वापस लेने की मांग को लेकर संसद में जो है गांधी प्रतिमा के सामने आज विरोध प्रदर्शन किया। और इसके पहले मैं मित्रों आप सभी को यह भी बताऊं कि कांग्रेस सांसद जो है मराठा आरक्षण पर कांग्रेस सांसद ने नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद जो राजीव सातव है, उन्होंने मराठा समुदाय के आरक्षण पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने को लेकर जो है राज्यसभा में शून्यकाल का नोटिस दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार को लेकर राज्यसभा में शून्यकाल का नोटिस दिया है। तो मेरे मित्रों, और भी थोड़ी सी जानकारी दूँ आप सभी को मालूम है कि आज जो है संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और आज जो है रक्षा मंत्री, जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन सीमा पर जो विवाद जारी है उसको लेकर बयान दे सकते हैं लोकसभा में। और इसके साथ साथ मेरे मित्रों और भी तमाम खबरें हैं जिसके बारे में मैंने आप सभी को जैसा कि मैंने बताया मित्रों। और इससे के पहले अगर मैं बताऊं तो सोमवार बीते कल जो है वो सोमवार को राज्यसभा में मानसून सत्र के पहले दिन मंत्रियों के पारिश्रमिक में कमी और महामारी में स्वास्थ्य सेवा पेशेवर की सुरक्षा सहित 5 बिल पेश किए गए। एक बार फिर बताऊं मेरे मित्रों कि सोमवार को राज्यसभा में मानसून सत्र के पहले दिन मंत्रियों के पारिश्रमिक में कमी और महामारी में स्वास्थ्य सेवा पेशेवर की सुरक्षा सहित 5 बिल पेश किए गए। वहीं लोकसभा में आज राजनाथ सिंह भारत चीन सीमा विवाद पर जो है मुद्दे पर जो है वो बयान दे सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, विपक्ष सरकार पर इस मुद्दे पर बयान देने के लिए दबाव बनाए हुए है। तो ये बड़ी खबरें हैं मेरे मित्रों। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि पूर्वी लद्दाख में दूसरी जो खबर है मेरे मित्रों आज की, वो ये है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जो है बीते 4 महीने से टकराव जारी है। और इस बीच जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीनी सैनिकों के बीच जारी गतिरोध को लेकर आज यानी कि मंगलवार यानी आज जो है वो संसद में एक बयान दे सकते हैं। और संसदीय सूत्रों से यह जानकारी दी गई है विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग के बीच यह बयान काफी महत्व रखता है। मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाल में जो है मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री वेंग फेंघे के साथ जो है मुलाकात हुई थी। और कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी जो है चीन के उनके समक्ष यानी कि चीन के विदेश मंत्री से जो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के जो है उन्होंने जो चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी उनके साथ मुलाकात हुई थी। और चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच हर स्तर पर वार्ता हो रही है, मगर चीनी सेना बार बार घुसपैठ की कोशिश करती है जिसे भारतीय सेना जो है वो नाकाम कर देती है। मेरे मित्रों, इस बीच जो है कैबिनेट और मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की मंगलवार जो है दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो सकती है। और सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सोमवार को शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में विपक्ष भारत चीन मुद्दे, कोविड की स्थिति, आर्थिक शिथिलता और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ने के पक्ष में नहीं है। और मेरे मित्रों आप सभी को यह भी बताता चलूं कि चीन और भारत के सैनिकों के बीच बीते 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी जिसमें भारत के एक कर्नल समेत जो है वो शहीद जो है 20 सैनिकों की मौत हो गई थी। और शहीद हो गए थे बल्कि कहीं हमारे देश के जो नागरिक, हमारे देश के जो वीर सैनिक थे, ये मतलब एक कर्नल समेत जो है वो 20 सैनिक शहीद हो गए थे। 15 जून की बात है ये मेरे मित्रों, भारत चीन सीमा पर जो झड़प हुई थी उसमें। और चीन के भी बड़ी संख्या में मारे गए थे चीनी सैनिक जो है वो। हालांकि चीन ने कभी आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया। इसके बाद फिर से 29-30 अगस्त की रात चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। और मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं चीन की जब बात कर रहा हूं तो थोड़ी सी जानकारी और दूंगा जो कि हमारी अगली खबर। और खबर यह है मेरे मित्रों कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारतीय सैनिकों को पीछे हटाने में चीन की विफलता का मतलब है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की किसी को भी डरा पाने की क्षमता कम हो गई है। और एक वकील और टिप्पणीकार गार्डन जी चांग द्वारा लिखित न्यूज वीक के एक ओपिनियन आर्टिकल के अनुसार चीनी राष्ट्रपति ने LAC के अधिक क्षेत्रों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की असफल हाई प्रोफाइल घुसपैठों के साथ अपने भविष्य को खतरे में डाल दिया है। उस लेखक का कहना है कि शी जिनपिंग जो है वो भारत में इन आक्रामक कदमों के यानी के वास्तुकार हैं। ऐसा उन्होंने कहा है कि जो जिस लेखक की मैं बात कर रहा हूँ जो कि एक वकील है और टिप्पणीकार है गार्डन जी चांग, उन्होंने क्या कहा है कि जो है उन्होंने कहा है कि शी
पिंग जो है, शी जिनपिंग जो है वो भारत में इन आक्रामक कदमों के वास्तुकार है और चीनी सैनिक अप्रत्याशित रूप से फ्लॉप हो गए हैं और एलएसी पर चीनी सेना की विफलताओं के परिणाम होंगे और शी को जो है वो यानी शी जिनपिंग को वफादार तत्वों के साथ सशस्त्र बलों में विरोधियों की जगह लेने का एक बहाना होगा। हालांकि ये असफलताएं शी को प्रेरित करती है, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है वो पीएलए के नेता हैं। मित्रों, आप सभी को मैं बताऊं कि मई की शुरुआत में चीनी सैनिकों ने लद्दाख में 3 अलग अलग क्षेत्रों में एलएसी के दक्षिण में उन्नत किया और सीमा के खराब सीमांकन के साथ चीनी सेनाओं ने वर्षों से भारतीय पदों पर कब्जा कर लिया है और खासकर जब शी को जो है वो 2012 में पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया था। मेरे मित्रों, आप सभी को यह भी बताता चलो कि भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर महीनों से गतिरोध जारी है और चीनी सेना लगातार उकसावे पूर्ण हरकत कर रही है, जिसका भारतीय जवान जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यह पूरी दुनिया को मालूम है कि शी जिनपिंग की सेना भारतीय जवानों को उकसाने का काम कर रही है, लेकिन चीन है जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हरकत कर रहा है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में उल्टा भारत पर ही सीमा पर उकसाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही चीन को जो है भारत और अमेरिका की गाढ़ी दोस्ती भी रास नहीं आ रही है। तो ये मेरे मित्रों बड़ी खबर है जो कि चीन से जुड़ी हुई थी, संसद से जुड़ी थी, संसद के मानसून सत्र से जुड़ी हुई थी। अब मेरे मित्रों मैं अगली खबर जो आप सभी को बताऊंगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। वो खबर बिहार से जुड़ी हुई है, वो खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है और बिहार को तोहफे देने की बात जो है लगातार जो है मेरे मित्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तोहफे दिए जा रहे हैं। कई सारी जो है परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है बिहार में। आपको मालूम है मेरे मित्रों ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में। पहले तो प्रधानमंत्री जी कभी नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब जो है 23 तक जो है ये मेरे मित्रों लगातार जो है बिहार को तोहफे दिए जा रहे हैं, उद्घाटन किए जा रहे हैं, तमाम परियोजनाओं के शिलान्यास किए जा रहे हैं करोड़ों रुपए के। दो दौर का जो है उद्घाटन और शिलान्यास हो चुका है मेरे मित्रों। आज जो है तीसरे दौर में प्रधानमंत्री जो है करीब 545 करोड़ रुपए की जो है 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। मेरे मित्रों मैं खबरों के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से बिहार को यानी तीसरी बार जो है आज चुनावी सौगात देने जा रहे हैं। ये शहरी विकास से जुड़ी 545 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री इनका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 कार्यक्रमों में यह तीसरा कार्यक्रम है। पहले और दूसरे मतलब कि बीते गुरुवार और रविवार को 2 जो है कार्यक्रम हो चुके हैं और तीसरा जो है आज है और आगे भी जो है 18, 21 और 23 सितंबर को भी उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम निर्धारित हैं बिहार में। मैं मित्रों आप सभी को बताऊं कि चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री की 2 दर्जन से अधिक वर्चुअल चुनावी रैलियां भी संभावित हैं और आज क्या कुछ करेंगे प्रधानमंत्री मेरे मित्रों उसके बारे में बताऊं तो प्रधानमंत्री ने आज के अपने कार्यक्रम को ट्वीट कर जानकारी दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आज 12 बजे वे जो है वो वर्चुअल माध्यम से 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें जल आपूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं और इसमें बिहार में शहरी आधारभूत संरचना यानी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती मिलेगी। मित्रों और क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में मैंने आप सभी को बताऊं कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए सरकार का खजाना खोल दिया है। इसके तहत मंगलवार को यानी कि आज जो है वो 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पटना के बेउर और कर्मलीचक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जो है साथ ही क्या करेंगे प्रधानमंत्री इसके साथ ही 323 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पेयजल आपूर्ति की 3 योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें सिवान, छपरा और बक्सर की जल आपूर्ति परियोजनाएं शामिल हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है वो 268 करोड़ रुपए की मुंगेर जलापूर्ति और 59 करोड़ रुपए की जमालपुर जलापूर्ति परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो है 11 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर में बनने वाले रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का शिलान्यास भी करेंगे और सूत्रों के हवाले से एक खबर है मेरे मित्रों कि आने वाले दिनों में वो बिहार को रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट की सौगात भी देंगे। मेरे मित्रों इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम जो है वर्चुअल करेंगे और इससे पटना के कर्मलीचक और बेउर से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जुड़ेंगे तो बक्सर में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जुड़ेंगे। छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी और अन्य जगहों पर राज्य सरकार के कई मंत्री विधायक रहेंगे मौजूद और कार्यक्रम से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी जुड़ेंगे।
मित्रों आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के दिनों में बिहार में शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में करीब 1200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के तोहफे दे चुके हैं। आगे जो है 4 कार्यक्रमों में भी वे 15,000 करोड़ से अधिक के तोहफे देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के ये कार्यक्रम उद्घाटन और शिलान्यास से सरकारी कार्यक्रम है, हालांकि इन्हें चुनावी नजर से देखा जा रहा है। बीते विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ 30 रैलियां की थी। बताया जा रहा है कि इस बार भी चुनाव की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी उनकी रैलियां करवाने की तैयारी में है और उनकी ऐसी 2 दर्जन से अधिक वर्चुअल रैलियां हो सकती हैं। मेरे मित्रों, जो भी उद्घाटन, शिलान्यास या फिर करोड़ों अरबों रुपए की जो परियोजनाओं की बात की जा रही है मेरे मित्रों, ये बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही की जा रही है। और आप अक्सर देखते हैं, आपको मालूम है कि अभी हाल में प्रधानमंत्री जी किसी मेले में गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ उन्होंने लिट्टी और चोखा खाया था, जो कि मुख्य रूप से जो है भारतीय व्यंजन है। उस पर जो है कई तरह के सोशल मीडिया पे जो है वो प्रचार भी हुए थे और सियासत भी हुई थी उस पर। और अब चूंकि मालूम है मेरे मित्रों को अक्टूबर नवंबर में जो है वो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में ये परियोजनाएं या योजनाओं की जो शुरुआत की जा रही है, यानी उद्घाटन किया जा रहा है या फिर शिलान्यास किया जा रहा है, ये तो कोई भी समझता है, आम आदमी समझता है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। आज बिहार की जनता भी पढ़ी लिखी है, उसको भी पता है कि ये क्यों किया जा रहा है, ऐसे समय में क्यों किया जा रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ मेरे मित्र, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को अगर बिहार पे इतना ज़्यादा ही नज़र है, आप चाहते हैं कि बिहार विकसित राज्य बने, वहाँ के लोग जो हैं वो हर तरह से जो है वो आगे बढ़ें, परिपूर्ण हो, तो इसके लिए एक बार स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी। चूँकि ये जो है नीतीश कुमार बार बार मांग कर रहे थे, इसी को लेकर नीतीश कुमार और आपके बीच जो है वो लंबे समय तक जो है वो तनातनी भी रही थी, चाहे वो बातचीत के आधार पे हो, चाहे जैसे भी हो। तो राजनीति में वो सब चलता है, लेकिन जब आप एक साथ अब आप आए हैं, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी अगर एक साथ आई है, तो बिहार को इससे ज़रूर फायदा होना चाहिए। और ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दीजिए, उसके तहत जो है कुछ पैसे दे दीजिए बिहार को, ताकि बिहार को सुधारा जा सके। खैर मित्रों, मैं आगे बढ़ूंगा और आगे जो है बिहार की ही बात करूंगा, और अभी बात करूंगा चिराग पासवान की, लोक जनशक्ति पार्टी की बात करूंगा, जनता दल यूनाइटेड की बात करूंगा, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री बिहार के जो है नीतीश कुमार, उनकी बात करूंगा। अगली खबर इन्हीं से जुड़ी हुई है मेरे मित्रों। खबरों के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी तल्खी का इजहार किया है, और अब ये मामला जो है सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है मेरे मित्रों कि चिराग पासवान ने बीते कल यानी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज से खुश नहीं है, और सरकार से लोगों की इस नाराजगी की वजह से विधानसभा चुनाव के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि चिराग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र लिखा उसे उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है, और सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान ने अपने पत्र में कोविड-19 की बिहार में स्थिति और उससे संबंधित आंकड़ों को लेकर सरकार पर संशय व्यक्त किया है। और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह स्पष्ट किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी उनकी पार्टी जो है संसदीय बोर्ड की बैठक में उन्हें जो जानकारी दी गई उसी के आधार पर यह पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने बिहार में अफसरों के कामकाज के रवैये पर भी टिप्पणी की है। और बता दें मेरे मित्रों आप सभी को कि शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा के अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, उनकी मुलाकात हुई थी। तब यह कहा गया था कि लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार चुनाव लड़ेगी। और जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन के लिए काम करने को कहा था। साथ ही स्पष्ट किया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनावी मैदान में जा रहा है। न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि एनडीए के घटक दल जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों को भी जीत दिलानी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव में सम्मानजनक समझौता होगा। हालांकि इसके बाद जो है चिराग पासवान की ओर से जो है बिहार सरकार के कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री को लिखा ये पत्र जाहिर करता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मित्रों आप सभी को ये भी जानना जरूरी है कि शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के बारे में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान ने कहा था कि वे चिराग के हर फैसले के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। साथ ही विश्वास जताया था कि उनकी युवा सोच से चिराग पार्टी और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ऐसा जो है मेरे मित्रों कहा गया था रामविलास पासवान की ओर से।
तो मेरे मित्रों, ये बड़ी खबर है बिहार से। अगर चिट्ठी लिखी गई है और उसमें जो है वो कामकाज पर सवाल खड़े किए गए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज पे प्रधानमंत्री को जो चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखी है, जो पत्र लिखा है, उसमें अगर सवाल खड़े किए गए तो ये बड़ी बात है मेरे मित्रों। और क्या कुछ होता है आगे, क्या इस पर प्रतिक्रिया आती है, क्या रिएक्शंस आते हैं, जो भी अपडेट आएंगे आप सभी को मैं जरूर ही अवगत कराऊंगा मेरे मित्रों। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ शिवम सिंह सोलंकी राजपूत जुड़ गए हैं। शिवम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और तमाम ऐसे मित्रगण जो हमसे जुड़ते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, आप सभी का मैं सबसे पहले तो अपने कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, मेरे कार्यक्रम को पसंद करने के लिए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मेरे मित्रों। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अब अगली खबर जो है वो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी है। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी हुई है। उनके बेटे जो है तेजस्वी यादव उनसे जुड़ी हुई है और बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ी हुई है। खबर यह है मेरे मित्रों कि लालू प्रसाद यादव जो है वो अपनी ही पार्टी के पोस्टर से गायब हो गए हैं। और जाते जाते रघुवंश प्रसाद सिंह ने की थी पोस्टर की चर्चा। मेरे मित्रों, रघुवंश बाबू की बात हो रही है तो मैं पहले उनकी चर्चा कर लेता हूँ। कल उनका जो है वो अंतिम संस्कार किया गया उनके गांव शाहपुर में, वैशाली जिले के शाहपुर गांव में उनका जो अंतिम संस्कार किया गया। यानी रघुवंश बाबू का पार्थिव शरीर जो है वो पंचतत्व में विलीन हो गया मेरे मित्रों। और जाते जाते रघुवंश बाबू ने जो है आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। पहले उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उन्होंने पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था और उन्होंने कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब मेरे मित्रों, रघुवंश प्रसाद सिंह इतने दूर चले गए हैं कि न वो हमसे मिल सकते हैं, न आपसे मिल सकते हैं, न लालू प्रसाद यादव से मिल सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह की मृत्यु पर जो है, उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और दुख भी व्यक्त किया। मेरे मित्रों, अगली खबर जो मैं जैसा कि बता रहा था कि बिहार से है और खबर यह है मेरे मित्रों कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख जो है लालू प्रसाद यादव के साये से निकालकर युवा एवं नई सोच वाले एक नेता के रूप में उभारने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। पटना में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जगह जगह जो पोस्टर लगाए गए हैं मेरे मित्रों, उनमें लालू प्रसाद यादव नहीं दिख रहे हैं। पोस्टरों पर जो है तेजस्वी यादव की अकेली बड़ी सी तस्वीर लगी है और स्लोगन है नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। एक बार फिर से बताऊं मेरे मित्रों, पोस्टर में क्या है। पोस्टर में जो है वो लालू प्रसाद नहीं है, उनकी फोटो नहीं लगी है, उनकी तस्वीर नहीं लगी है। अकेले जो है वो तेजस्वी यादव की बड़ी सी तस्वीर लगी है और उस पर जो है नारा लिखा हुआ है, स्लोगन लिखा हुआ है नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। जाहिर है मेरे मित्रों, राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति चुनाव मैदान में प्रस्थान करने से पहले नेता प्रतिपक्ष की छवि ऐसी बनाने की है जिससे युवाओं को आकर्षित किया जा सके। और इस बार जो है युवा वोटरों की तादाद बिहार में अच्छी खासी है और यह भी संयोग है कि राष्ट्रीय जनता दल के अलावा किसी और दल के पास युवा नेतृत्व नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की कोशिश इसे मुद्दा बनाने की है मेरे मित्रों। और मैं आप सभी को यह भी बताऊं कि राष्ट्रीय जनता दल के पोस्टर से लालू यादव को गायब कर देने की बात से राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता है चितरंजन गगन सहमत नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा सोचने वालों को पहले पोस्टर की थीम देखनी चाहिए। निसंदेह लालू प्रसाद और राबड़ी देवी हमारे बड़े नेता हैं और इन्हें नजरअंदाज करने की बात हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन युवा सोच को समर्पित पोस्टर में तेजस्वी यादव ही प्रासंगिक होंगे, इसलिए जैसा संदेश वैसी तस्वीरें लगाई गई हैं। तो ये बड़ी बात है मेरे मित्रों। इसी के साथ मैं आप सभी को बताता चलूं कि ऐसा ही एक बड़ा पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर है जिसमें सिर्फ तेजस्वी यादव ही छाए हुए हैं। और इस पोस्टर की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि यह जनता दल कार्यालय के ठीक सामने है। और अगर मैं मित्रों आप सभी को बताऊं तो राष्ट्रीय जनता दल के पोस्टरों में जो है वो दर्जन भर नेताओं की तस्वीर रहती है। कई पोस्टरों में तो सिर्फ लालू परिवार के सदस्य ही छाए रहते हैं। और समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने तो निधन से पहले पत्र लिखकर इस ओर सबका ध्यान भी दिलाया था। उन्होंने लिखा था कि राष्ट्रीय जनता दल के पोस्टरों में महात्मा गांधी, अंबेडकर, जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे प्रसिद्ध समाजवादी महापुरुषों के बदले लालू परिवार के 5 लोगों की तस्वीरें लगाई जाती है, जो सियासत के पतन का संकेत है। तो हो सकता है मेरे मित्रों वही उसका जो है असर हुआ होगा और अभी जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव को रखा गया है। और मेरे मित्रों, तेजस्वी यादव ने इस दौरान कुछ ऐसे बयान भी दिए हैं जैसे लगता है कि वो जो है जो भी 15 साल का जो है जंगल राज की जब बात होती है, जो कि लालू प्रसाद यादव का 15 साल का शासनकाल था, तो वो उससे निकलना चाहते हैं मेरे मित्रों। और एक तरह
तरह से जो अगर पोस्टर लालू यादव की नहीं लगाई है उन्होंने, तो उस तरह भी इनका संदेश जा रहा है कि नहीं, वो 15 साल का शासनकाल को आप भूल जाइए, मैं युवा हूँ, हमारे साथ आप आइए। और आगे जैसा कि मैंने नारा भी आप सभी को बताया कि क्या कुछ नारा उसमें लिखा हुआ है मेरे मित्रों। तो नारा में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि उसमें जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया है उसमें, और जो है उसमें जैसा कि मैंने पहले बोला कि नई सोच नया बिहार, जो पोस्टर लगाया गया है उसमें जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो नारा दिया गया है मेरे मित्रों, वो है नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। तो ये स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती है आरजेडी जो है वो कहना चाहता है कि जो है लालू यादव के 15 साल के शासनकाल को आप भूल जाइए और अब जो है आप तेजस्वी यादव के साथ चलिए। खैर मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। अगली खबर जो है आप सभी को देना भी बहुत ज़रूरी है, और ये खबर जो है चुनाव आयोग से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब तक तारीखों का ऐलान नहीं होगा तब तक सियासी सरगर्मी जो है अभी और तेज नहीं होगी, पारा और नहीं चढ़ेगा बिहार में। तो सभी को इंतजार है जो तारीखों का ऐलान होना है उसके ऊपर। उसके पहले क्या कुछ हो रहा है मेरे मित्रों, चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में क्या कुछ किया जा रहा है उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो खबर यह है मेरे मित्रों कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम पटना पहुंची हुई है, और टीम ने अलग अलग जिलों में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है। टीम आज भी बिहार में रहेगी, और चुनाव आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार की टीम ने सोमवार को 2 दौर की बैठक में जो मुजफ्फरपुर और पटना में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया है। और मेरे मित्रों, टीम ने जिला प्रशासन को कोरोना और बाढ़ के चलते चुनावी तैयारियों जो है वो सुदृढ़ तरीके से अंजाम देने को कहा है। एक बार फिर से बताऊं मेरे मित्रों कि जो चुनाव आयोग की जो टीम है उन्होंने जिला प्रशासन जिनके साथ बैठकें हुई, जैसा कि मैंने आपको जो है ऊपर नाम बताया, मुजफ्फरपुर और पटना जिले के जो है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया है चुनाव आयोग ने। और जायजा लेने के बैठकों के दौरान जो है वो चुनाव आयोग की टीम ने जिला प्रशासन को कोरोना और बाढ़ के चलते चुनावी तैयारियों को सुदृढ़ तरीके से अंजाम देने को कहा है। और बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यकाल मेरे मित्रों आप सभी को पता है कि 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। लिहाजा चुनाव आयोग की टीम स्थितियों का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद पूरे आयोग का राज्य दौरा होगा, और इसके बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। और सूत्र जो बताते हैं मेरे मित्रों उसके हवाले से चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण बाढ़ प्रभावित 16 जिलों तथा नक्सल प्रभावित इलाकों में कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की उपलब्धता का समग्रता के साथ आकलन किया है। और बिहार में 16 जिलों तथा करीब जो है 69 लाख आबादी इस साल बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में है, और उस पर कोरोना की मार भी तेजी से जारी है। ऐसे में चुनाव आयोग का दौरा जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और मेरे मित्रों आप सभी को यह भी बताऊं कि आज भी चुनाव आयोग की टीम बिहार में ही रहेगी, और इस दौरान वह भागलपुर का दौरा करेगी। इसके बाद आयोग की टीम जो है दिल्ली लौटेगी, जहां वह पूरे हालात की रिपोर्ट चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को देगी, सौंपेगी। उसी के आधार पर जो है आगे तारीखों का ऐलान संभव है बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए। मित्रों, इसी के साथ आगे बढ़ूंगा, और अगली खबर जो है रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई है, सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़ी हुई है। और खबर यह है मेरे मित्रों कि रिया चक्रवर्ती ने लिया है सारा अली खां, रकुल और सिमोन का नाम, और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जल्द इन सभी को समन भेज सकती है पूछताछ के लिए। खबरों के विस्तार में जाऊंगा मित्रों, और आप सभी को बताऊंगा कि अभिनेता जो सुशांत सिंह राजपूत है, उनकी मौत मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मामले की तह तक जाने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और इस मामले में बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि एनडीपीएस एक्ट में जो है अब तक जो है गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती सहित 16 लोगों से पूछताछ में अभिनेत्री सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और डिजाइनर सिमोन खम्बाटा के नाम लिए गए हैं, लेकिन इनकी भूमिका अभी उजागर नहीं हुई है, नहीं इनमें से किसी को अभी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में उनकी महिला मित्र रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभित चक्रवर्ती सहित 6 लोग 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। और इस बीच जो है एनसीबी ने सोमवार को रिया चक्रवर्ती के भाई शोभित चक्रवर्ती के स्कूली दिनों के एक दोस्त सूर्यदीप मल्होत्रा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। और इसके अलावा रिया चक्रवर्ती की मां संध्या का फोन भी जब्त कर लिया है। एजेंसी इस बात की जांच करेगी कि ड्रग्स खरीदने के लिए उनके फोन से भी कॉल या मैसेज किए गए थे अथवा नहीं।
मेरे मित्रों, आप सभी को यह भी बताता चलूं कि रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर अपने आदेश में विशेष अदालत ने कहा था कि जांच प्रारंभिक चरण में है, इसलिए उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपित यानी रिया को मामले से जोड़ने का कोई तार्किक आधार नहीं है। और विशेष जज जीबी गुराव ने शुक्रवार को रिया, सौविक और 4 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी, लेकिन अदालत का विस्तृत आदेश सोमवार को उपलब्ध कराया गया। इसमें अदालत ने आगे कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि अगर आरोपित को जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकती है। तो ये मेरे मित्रों बड़ी खबर थी जो कि आप सभी को बताना था। इसी के साथ मैं कंगना रनौत की बात भी कर लेता हूँ और मैं आप सभी को ये भी बता देता हूँ कि उसने क्या कुछ कहा है आदित्य ठाकरे को लेकर। मेरे मित्रों, जो आदित्य ठाकरे का नाम लेकर कंगना रनौत जो है उनका सीएम पर जो है बड़ा हमला बोली है कंगना रनौत, और उन्होंने कहा है कि रास नहीं आ रहा मेरा खुलासा उद्धव ठाकरे को। मेरे मित्रों, इस खबर के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत महाराष्ट्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्हें क्यों टारगेट कर रहे हैं। कंगना का कहना है कि उन्होंने मूवी माफियाओं, सुशांत के हत्यारों और ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया और इन लोगों के आदित्य ठाकरे पार्टी करते थे, मैंने इनकी पार्टियों में आदित्य ठाकरे जाते थे, ऐसा जो है आरोप लगाया है। ऐसी बातें कही हैं कंगना रनौत ने। मेरे मित्रों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मुंबई से वापस अपने घर जो है मंडी स्थित गांव पहुंच गई हैं, लेकिन वह महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना पर लगातार हमलावर हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके आदित्य ठाकरे पर भी लगातार निशाना साध रही हैं। और मेरे मित्रों, कंगना रनौत का कहना है कि उन्होंने सुशांत के हत्यारों, मूवी माफियाओं और उनका ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया। इन लोगों के साथ मुख्यमंत्री के बेटा आदित्य ठाकरे पार्टी करते हैं। और कंगना रनौत ने एक ट्वीट में लिखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सामान्य समस्या है कि मैंने सुशांत के हत्यारों, मूवी माफिया और ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसके साथ उनका प्यारा बेटा पार्टी करता है। यह मेरा सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए यह मुझे निपटाना चाहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन किसको निपटाता है। मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आप सभी को बताऊं कि कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया जिसमें शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार पर निशाना और देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका समर्थन किया है। और कंगना रनौत ने लिखा है कि मैं निश्चित तौर पर यह कह सकती हूं कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते और माफिया लवर भ्रष्ट सोनिया सेना नहीं होती, मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही होती। पब्लिक और मीडिया को न्याय के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। और इसके साथ ही हैशटैग में उन्होंने शेम ऑन महाराष्ट्र सरकार भी लिखा और महाराष्ट्र सरकार को बताया तानाशाह। और मेरे मित्रों, कंगना रनौत ने महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ भी अस्थायी नहीं है, सोनिया सेना की सत्ता बाहर होगी। उन्होंने लिखा, क्या आपको लगता है कि आप इस तरह से तानाशाही कर सकते हैं? या आपके और आपकी पूरी सोनिया सेना के सत्ता से बाहर होने का वक्त भी हो सकता है? नहीं। और क्या यह राजनीति में आम बात नहीं है? सत्ता गतिशील है और हर वक्त बदलती है। जो आपको लगता है कि आपके पास अस्थायी रूप से रहने वाली है। तो मेरे मित्रों, ये जो है बड़ी बातें कर रही है जो है कंगना रनौत, और लगातार जो है वो हमलावर है न सिर्फ उद्धव ठाकरे पर व्यक्तिगत रूप से, बल्कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और जो है वहाँ की एक और पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर जो वहाँ पर सरकार बनी हुई है उस पे जो है लगातार हमले कर रही है। और मेरे मित्रों, अब हमारे साथ जो है रंजन कुमार सिंह जुड़े हैं। रंजन कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ शिवम सिंह सोलंकी राजपूत जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो है तमाम मित्रगण हमारे इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, इस पे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आप सभी मित्रों का, आप सभी साथियों का, आप सभी दोस्तों का मैं हृदय के अंतःकरण से अपने कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे कार्यक्रम को पसंद करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देकर हमें सुनने के लिए और हमारे कार्यक्रम को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए मैं आप सभी के प्रति जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और अब बात कर लूँगा मैं कोरोना की। देश में क्या कुछ हाल है कोरोना का, क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में बताऊंगा मेरे मित्रों। तो अभी जो अपडेट है वो ये है मेरे मित्रों कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो है 49 लाख के पार हो गया है। 24 घंटे में जो है, पिछले 24 घंटे में 81,731 लोग संक्रमित पाए गए हैं और इसी के साथ संक्रमितों की संख्या जो है वो 49,26,734 हो गई है।
और राहत की बात यह है मेरे मित्रों कि इसमें से 38,56,157 लोग ठीक भी हो चुके हैं और सोमवार को जो है वो बीते कल जो है 79,113 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी वो ठीक हो चुके हैं। मेरे मित्रों, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि 49,26,734 लोग जो है वो अब जो है कुल संक्रमितों की संख्या हो गई है। उसमें से 38,56,157 ठीक भी हो गए हैं। लेकिन आज मेरे मित्रों के आज जो समय अभी बीत रहा है, मंगलवार का दिन आज है, तो संभावना है कि हमारे यहाँ जो है यानी भारत में 50 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित हो जाएंगे। मेरे मित्रों, मैं आप सभी को यह भी बताता चलूँ इस बीच कि अभी 9,89,234 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज जो है देश के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है और संक्रमण के चलते 80,827 मरीजों की मौत हो चुकी है अब तक। मेरे मित्रों, ये बहुत दयनीय है, ये बहुत भयावह है और ये जो बहुत डरावना है मेरे मित्रों। 80,000 से ज़्यादा लोग, तकरीबन 81,000 लोग मेरे मित्रों कोरोना की वजह से अब तक हमारे देश में जान गंवा चुके हैं लोग। और पिछले 24 घंटे की बात करें मेरे मित्रों, तो पिछले 24 घंटे में 1073 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। तो इधर आप 5-6 दिन मतलब सप्ताह भर में देखिएगा तो प्रतिदिन कम से कम मृतकों की संख्या 1000 के ऊपर है, 1000 से नीचे नहीं है। और मेरे मित्रों, मैं एक चीज़ और अवश्य ही बताना चाहूँगा इस बीच आप सभी को कि 2024 तक दुनिया में हर किसी तक पहुँच सकेगी वैक्सीन, ऐसी बातें कही जा रही हैं। और इसमें यह है विस्तार में खबर मेरे मित्रों कि वैक्सीन बनाने वाले दुनिया की बड़ी कंपनियों में जो शुमार है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा है कि 2024 के अंत तक दुनिया में हर किसी के लिए कोरोना वायरस का वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सकेगा मेरे मित्रों। बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि 2024 तक दुनिया भर के लोगों को अभी से अगर आज भी कोरोना वैक्सीन का इजाद हो जाए, मिल जाए कोरोना वैक्सीन, बावजूद इसके 2024 तक सभी लोगों के पास तक वैक्सीन नहीं पहुंच सकेगी मेरे मित्रों। और ये बड़ी बात कही है किसने? इंस्टीट्यूट जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं अदर पूनावाला, उन्होंने क्या कुछ कहा है मेरे मित्रों? तो वैक्सीन बनाने वाली दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा है कि 2024 के अंत तक भी दुनिया में हर किसी के पास कोरोना वायरस का वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सकेगा। भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए मेरे मित्र, भारत में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात होगी, अभी उस पर कुछ कमेंट करना ही बेकार है। मैं बताऊं मेरे मित्रों, पूनावाला ने कहा कि फार्मा कंपनियां उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि नहीं कर रही हैं और इसके चलते दुनिया में सभी को वैक्सीन लगाने में 4 से 5 साल का समय लग सकता है, इतने साल लग जाएंगे। तो ये बहुत ही डरावना और भयावह स्थिति है मेरे मित्रों कि अगर आप मान के चलिए कि अभी कम से कम 4 साल से ज़्यादा वक्त जो है, अगर आज भी वैक्सीन का इजाद हो जाए, आज भी वैक्सीन खोज ली जाए और उसका प्रोडक्शन जो है तेज़ रफ्तार से हो, बावजूद इसके हमारे आपके जैसे लोगों तक इस वैक्सीन को पहुंचने में जो है 2024 तक का वक्त लग सकता है, 2024 तक के अंत का वक्त लग सकता है, यानी आज से भी 4-4.5 साल 4.5 साल जो है वो लग सकता है हमारे आपके तक वैक्सीन को पहुंचने में। खैर मित्रों, इसी के साथ मैं एक बार फिर से बिहार चलूंगा और बिहार में क्या है कोरोना का हाल, उसके बारे में मैं आप सभी को बता दूंगा। बाकी खबर यह है मेरे मित्रों कि बिहार में 15 दिनों के बाद एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है और जो राज्य सरकार है इसके लिए अलर्ट है मेरे मित्रों। खबर जो है उसके बारे में विस्तार से आप सभी को बताऊं तो बिहार में कोरोना महामारी की दूसरी लहर 15 दिनों में आ सकती है और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन डॉक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफ को अवकाश चाहिए वह इस बीच ले लें और 15 दिन बाद विभाग किसी को अवकाश देने की स्थिति में नहीं होगी, यानी कि किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, किसी डॉक्टर को या किसी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को मेरे मित्रों। और मित्रों, आप सभी को यह भी बताता चलो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन राज्यों को आगाह किया है जहां कोरोना संक्रमण के मामले आने कम हो गए हैं। संगठन के अनुसार वहां संक्रमण की दूसरी लहर आ सकती है और इस लहर के पहले से ज्यादा तेज होने की आशंका है। दिल्ली में दूसरी लहर के साथ रिकॉर्ड संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है मेरे मित्रों। और आप सभी को यह भी बताऊं कि आशंका को देखते हुए जो है इस आशंका को मतलब दूसरी लहर के आने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग जो है पहले से तैयारियों में जुट गया है। प्रधान सचिव जो बिहार के हैं जांच और उपचार सुविधाएं बढ़ाने में जुटे हैं और 15 सितंबर से पहले RT-PCR विधि से जांच की संख्या बढ़ाने के लिए नई मशीनें स्थापित कराने के साथ जो है वो 2 नई कोबास मशीनों की मांग भी
की जा रही है बिहार का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसकी तरफ से। और मेरे मित्रों, प्रधान सचिव ने सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के साथ साथ सभी निजी अस्पतालों को भी इलाज के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। इसके अलावा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि IGIMS ने के अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर 100 बेड का कोविड वार्ड शुरू करने की तैयारी रखने का निर्देश दिया है। और ये बड़ी बात है मेरे मित्रों। लेकिन आज जो है जो भी बिहार में स्थिति है, और जैसा कि कहा जा रहा है कि ये जो है वो बहुत भयावह स्थिति होगी, दूसरी लहर भी बिहार में आ सकती है। उसके साथ साथ मेरे मित्रों, मैं आज ये भी आप सभी को बता देना चाहूँगा कि अभी मैं इस पे जो है वो रेल मंत्रालय जो है उसका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। रेल मंत्रालय के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के तमाम मंत्रियों, बिहार के खास तौर पे परिवहन मंत्री जो है उनका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। मेरे मित्रों, मैं ये बताने जा रहा हूँ आप सभी को, ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी को मालूम है कि देश भर में अभी तक सिर्फ जो है पहले से 230 ट्रेनें चल रही थी। 40 फेरे और जोड़े गए, मतलब 40 ट्रेनें और जोड़ी गई, तो टोटल जो है 280 ट्रेनें हो गई। ये जो है कोरोना के बाद की स्थिति है मेरे मित्रों। लेकिन आप सोच के देखिए कि जब कोरोना नहीं था, कोरोना के पहले कितनी ट्रेनें चल रही थी हमारे देश में। अभी जो है टोटल 230 ट्रेनें चल रही हैं, बल्कि 280 ट्रेनें चल रही हैं, 270 ट्रेनें चल रही हैं। 40, 50, 60, 70, 270 ट्रेनें मित्रों अभी जो चल रही हैं टोटल जो है वो। और ट्रेनें जो मुख्य रूप से ट्रेनें जो कि बिहार को जाती थी, कई सारी ट्रेनें, जैसे मैं नाम लूँगा, महाबोधि का नाम लूँगा, जो कि दिल्ली से, नई दिल्ली से वो ट्रेन खुलती थी और वो पहुंचती थी, गया तक जाती थी। गया जो है कि बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। कोरोना के कारण आप सभी को मालूम है मेरे मित्रों कि पितृपक्ष के दौरान जो है वहाँ बहुत भव्य मेला आयोजन पितृपक्ष का मेला लगता था। इस बार कोरोना के कारण नहीं लगा है। लेकिन गया के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे मित्रों कि गया के लिए जो महाबोधि ट्रेन चलाई जा रही थी, और एक जो है झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस मेरे मित्रों चलाई जाती थी, जो कि जो है गया से होके जाती थी 3 दिन, और 3 दिन जो है वो जो है 54 चुनार होके जाती थी जो ट्रेन। तो खैर 54 चुनार का तो रहने दीजिए, अगर आप गया वाली ये ट्रेन, झारखंड एक्सप्रेस ट्रेन जो है, झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन और महाबोधि जो है महाबोधि एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेनें जो मेरे मित्रों ऐसी थी जो कि बिहारियों के लिए आने जाने के लिए बहुत सुविधाजनक थी। लेकिन अभी ये ट्रेनें नहीं चल रही हैं मेरे मित्रों। और इन ट्रेनों के नहीं चलने के कारण अभी कम से कम 100 से ज़्यादा बसें, 100 से ज़्यादा बसें प्रतिदिन उत्तरी बिहार से लेकर दक्षिणी बिहार तक, मैंने पूरे बिहार से कम 100 बसें दिल्ली को आ रही हैं। और उसमें मेरे मित्रों अगर सीटों बैठने की संख्या अगर उसमें जो है वो 60 है, तो उसमें जो है 70, 80, 90 और 100 से ज़्यादा लोगों को लाया जा रहा है। उसमें बेंच बीच में जो है ना, रास्ता जो रहता है उसमें बेंच लगा लगा के लोगों को भर भर के लाया जा रहा है। जो गरीब गुरबा मजदूर 500 रुपये देकर ट्रेनों से दिल्ली को आ सकता है, उसे 2200 रुपये देने पड़ रहे हैं। 1500 से 2200 रुपये तक किराए वसूले जा रहे हैं मेरे मित्रों। और ये जो तमाम जो बस संचालक हैं, चाहे औरंगाबाद से ले लीजिए, मुजफ्फरपुर से ले लीजिए, जहानाबाद से ले लीजिए, गया से ले लीजिए, नवादा से ले लीजिए, जितनी भी जिलाएं हैं, जितने भी जिला हैं मेरे मित्रों बिहार के, तकरीबन सभी जिले से एक नहीं 4-4, 5-5 बसें जो हैं वो प्रतिदिन खुल रही हैं। और वो बसें जो है आनंद विहार कोई आती हैं, कोई जो है ग्रेटर नोएडा में आके रुक जाती हैं। और अभी तो पता ये भी चला है मेरे मित्रों कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 62 या 64 में 46 बसें खड़ी हैं, जहां पे जो कि बिहार को जाती हैं। मेरे मित्रों ऐसे में मैं बसों के संचालकों को तो ये सिर्फ इसलिए आप दोषी मान सकते हैं कि वो जो है कानून का उल्लंघन करते हुए ज़्यादा सवारियों को उसमें ठूस के ला रहे हैं। अब मेरे मित्रों इस तरफ जो है मीडिया जो बड़े घराने हैं, मीडिया के बड़े जो नाम हैं, वो उनकी भी नज़र इस तरफ नहीं जा रही है, इस तरफ वो खबर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब कुछ हो जाएगा, किसी दिन कोई एक्सीडेंट हो गया, 10, 20, 50 लोग मर जाएंगे, तभी यही मीडिया जो है मीडिया राग अलापना शुरू कर देगा। ऐसे मर गए, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तमाम तरह के रिसर्चेस किए जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है मेरे मित्रों कि रेलवे को तुरंत ट्रेनें चलानी चाहिए। मैं महाबोधि की बात करूं, या फिर मैं झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस की बात कर रहा हूं, या फिर तमाम पटना के जाने वाले जो ट्रेनें हैं, इतनी ट्रेनें अब जरूरत है। लोग बोलते हैं कि नहीं, जो रेलवे के अधिकारी हैं या फिर बिहार सरकार से हम डिमांड कर रहे हैं, या फिर राज्य सरकारों से हम पूछते हैं कि हाँ आपको ट्रेनें चाहिए क्या, आपके यहाँ से कितने मजदूर आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं। कुछ नहीं हो रहा है मेरे मित्रों, सभी कागज पे हो रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको,
अगर अगर ट्रेनें आप अगर दिए होते तो आज जो मजदूर बिहार के तमाम जिलों से बसों में भर भर के, जिस बस में 40 से 50 लोग आ सकते हैं, उन बसों में जो है 80-80 लोग बैठ के आ रहे हैं मेरे मित्रों। 70 लोग, 72 लोग, 75 लोग, 80 लोग तक आ रहे हैं। जो स्लीपर बनाए जाते हैं ऊपर में बैठ के, जिस पे आते हैं लोग, 1 या 2 लोगों को सोने की जगह होती है, उसमें जो है 4 से 5 लोग को बैठा के लाया जा रहा है और उनसे जो है मोटी रकम वसूली जा रही है। अगर आप ट्रेन चलाते हैं, मेरे ख्याल से गया से में जो है, अगर आप सेकंड क्लास स्लीपर में टिकट लेते हैं मेरे मित्रों, तो 490 या 500 रुपये के आसपास का टिकट है। वही एसी में लेते हैं तो 1300 से 1400 रुपये जो है वो थर्ड एसी का टिकट है। आप क्या करते हैं, आप एसी ट्रेनें चलाते हैं, एसी स्पेशल ट्रेनें चलाते हैं। वो गरीब गुरबा जो आके यहाँ पे मजदूरी करता है, लॉकडाउन में जो उसको काम नहीं मिल रहा था तो वो घर गांव गया, कोई पैदल गया, कोई किसी तरह से कोई गया, कोई साइकिल से गया, कोई रिक्शा से गया, कोई बसों में भर भर के गया, कोई ट्रक में जो है वो सामान की तरह लदा के गया, बकरी भेड़ों की तरह, जानवरों की तरह। अगर उसके पास इतने पैसे होते कि वो जो है स्पेशल एसी स्पेशल ट्रेन में वो दिल्ली को आएगा या मुंबई को जाएगा या जयपुर को जाएगा या गुजरात, अहमदाबाद, कहीं भी जाएगा, उनके लिए ट्रेन चलवाइए, कहने का मतलब ये है। और जैसा कि मैं बोल रहा हूं ना कि जो बस संचालक हैं, बड़ी संख्या में 100 से 150 से ज्यादा बसें रोज आ रही हैं, आनंद विहार आ रही हैं बसें, दिल्ली के तमाम इलाकों में आ रही हैं। दिल्ली में एंट्री के लिए उनको जो है दिल्ली पुलिस वालों को वो पैसे दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं मेरे मित्रों, मैं देखा हूं इसलिए बोल रहा हूं। इसलिए मैं केंद्र सरकार से, रेल मंत्रालय से ट्रेन चलाने की बात कर रहा हूं और बिहार सरकार से ये मैं ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि वहां के जो भी बिहार के या फिर उत्तर प्रदेश से हो कि तमाम जो बसें आ रही हैं, वहां पे कहाँ हैं जो आपके जिला परिवहन अधिकारी होते हैं, वो कहाँ हैं? वो बसों को क्यों नहीं देख रहे हैं? 74 से 75 लोग एक एक बसों में क्यों भर भर के आ रहे हैं? क्या आप इंतजार कर रहे हैं किसी बड़े हादसे की? और आप समझ लीजिए मेरे मित्रों, किसी दिन जब हादसा हो गया तो यही लोग हाय हाय करेंगे और मीडिया वाले जो है ना, वो लाइव जो है वहाँ पे DSNG लगा के और तमाम तरह के जो लाइव रिपोर्टर, एक नहीं 10-10 लगाएंगे वहाँ पे। एक स्टोरी इधर भी कर लो महाराज, जो सरकार है उसको कम से कम ध्यानाकर्षण कराओ कि क्या कुछ हो रहा है। आप बता तो रहा हूँ, आप वैशाली ले लीजिए, मुजफ्फरपुर ले लीजिए, पटना ले लीजिए, गया ले लीजिए, जहानाबाद ले लीजिए, नवादा ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, कटिहार ले लीजिए, सहरसा ले लीजिए, पूरे बिहार से मैं बात बोल रहा हूँ मेरे मित्रों, और पूरे झारखंड से सैकड़ों बसें आ रही हैं प्रतिदिन। और उसमें जो है ठीक है बसें चलाओ, लेकिन बसें तब चलाई जा रही इतनी ज्यादा जबकि ट्रेनें नहीं हैं। और सरकार क्या देख रही है, सरकार क्या कर रही है? कहती है हमारी सब पे नजर है, आपकी कुछ भी नजर नहीं है। आप ट्रेन चलाओ ना, महाबोधि चलाओ, पुरुषोत्तम चलाओ, झारखंड चलाओ, पटना के लिए चलाओ, जो भी ट्रेनें हैं। आप क्या चला रहे हो? स्पेशल एसी चला रहे हो। उसमें गरीब कितना एसी में टिकट दे के आएगा? और यहाँ नौकरी लगेगी कि नहीं, कब तक लगेगी, क्या लगेगी, कोई ठिकाना नहीं है उसका। और क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहे हो क्या आप कि एक बस में कहीं टक्कर हो जाए, 50-60 लोग मर जाएं, उसके बाद जो है आप जो है तमाम जो है बाएं बाएं पाएं पाएं करो फिर? खैर मित्रों, मैं आगे बढ़ूंगा और आप आगे जो बढ़ते हुए मैं अब जो है आपको चाइना ले चलूंगा, क्योंकि कोरोना की बात मैं कर रहा था अभी। और ये बड़ा दुखद है मेरे मित्रों, हमारे जानने वाले प्रतिदिन आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। हमारे जानने वाले एक नहीं 4-5 लोग इधर आए जल्दी में 8 दिनों के अंदर। वो बता रहे हैं कि बसों में जो है मजबूरन जो है लोगों को भेड़ बकरियों की तरह बसों में भर के लाया जा रहा है। बीच का जो रास्ता होता है, जब दोनों तरफ आप सीट में बैठते हैं, बीच में जो है बेंच लगा के उस पर जो है बैठ के आ रहा है लोग 22 घंटा 24 घंटा, और पैसे भी उनसे जो है मनमानी वसूला जा रहा है। 1500 से 2000 2000 रुपये तक जो है एक व्यक्ति से लिया जा रहा है। यही अगर आप ट्रेन चलाएंगे तो 500 से 600 में जो वो गरीब जो है दिल्ली पहुंच जाएगा, सूरत पहुंच जाएगा, कहीं भी पहुंच जाएगा जहां भी वो जाना चाहता है। और रेलवे को भी इससे फायदा होगा। आप कह रहे हो कि रेलवे को घाटा हो रहा है, पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं, और वहां जो है सैकड़ों बसें भर भर के आ रही हैं। ये सिर्फ मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। इस पे ध्यान देने की जरूरत है, इस पे करने की जरूरत है मेरे मित्रों। आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि कोरोना चीन की साजिश थी मेरे मित्रों, और चीन के ही पूर्व वायरोलॉजिस्ट जो है उसका दावा है ये, और वुहान के सरकारी लैब से ही निकला कोरोना वायरस। ट्रंप ने भी यही आरोप लगाया था मेरे मित्रों। मैं बताऊं मेरे मित्रों, ये खबर जो है बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, और खबर इसलिए भी जरूरी है कि अमेरिका हमेशा से कहता आ रहा है कि जो कोरोना वायरस जो है वो चीन की देन है, चीन से ही ये
वायरस जो है वो निकला, वुहान से निकला और पूरे देश को इफेक्टेड, पूरे वर्ल्ड को इफेक्टेड कर दिया। और उसी पे जो है मेरे मित्रों अब तो चीन की एक महिला डॉक्टर है, उसने भी दावा किया है, चीन की एक महिला डॉक्टर ने दावा किया है कि कोरोना वायरस वुहान के सरकारी लैब से ही निकला था। मेरे मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो कि हमेशा डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बोलते आए हैं, बोलते रहे हैं कि इसको चाइनीज वायरस बोलते रहे हैं, जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। और अब चीन की एक महिला डॉक्टर ने इसको सच साबित कर दिया है। और चीन की महिला डॉक्टर जो है उसने दावा किया है कि कोरोना वायरस वुहान के सरकारी लैब से ही निकला था। डॉक्टर ली मेंग यान के मुताबिक वे वुहान की उसी सरकारी लैब में निमोनिया पर रिसर्च कर रही थी जहां से कोरोना वायरस निकला। यान ने वही बात दोहराई है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई महीनों से कहते आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने मई में कहा था कि हम सही वक्त पर दुनिया के सबूत रखेंगे कि कोरोना वुहान के लैब से ही निकला है और यह चीन की साजिश है। मेरे मित्रों, ब्रिटेन के एक टीवी टॉक शो में यान ने कहा कि इस बात के साइंटिफिक एविडेंस जो है, यानी कि वैज्ञानिक प्रमाण है कि कोरोना वायरस वुहान के सरकारी लैब से ही निकला। मैं यह साबित भी कर सकती हूँ, इसे जानबूझकर तैयार किया गया। वुहान की इस वायरस का जो है एपी सेंटर था, वुहान ही जो था इस वायरस का एपी सेंटर था और दुनिया को धोखा देने के लिए इस साजिश को छिपाने की कोशिश की गई थी चीन की तरफ से। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि ये कौन है डॉक्टर मेंग। तो डॉक्टर ली मेंग यान जो है वो बीजिंग की रहने वाली है, पेशे से वायरोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट हैं और ये जो है हांगकांग में भी रह चुकी हैं और वहां से अमेरिका आ गई हैं। यान ने कहा कि जब कोरोना वायरस फैलने लगा तो मैंने इसकी जानकारी अपने अफसर को दी और खास बात यह है कि वो अफसर WHO में कंसल्टेंट भी है, लेकिन मेरी बात को उन्होंने अनसुना कर दिया और हर किसी ने मुझे चुप रहने को कहा और मुझसे यहाँ तक कहा गया कि अगर इस बारे में मुंह खोला तो मुझे गायब कर दिया जाएगा। मेरे मित्रों देखिए कितनी बड़ी बात है। मेरे मित्रों, ये जो है बिहार, ये जो है झारखंड की, ये झारखंड, बिहार और दुनिया के तमाम राज्यों की हम बात कर रहे हैं जहां पे जो है कोरोना वायरस जो है वो कहीं जो है दूसरी लहर आने वाली है, कहीं अब जो 80,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और पता नहीं कितने लोगों की मौत होगी और कोरोना वायरस जो है वो कितने लोगों को जो है संक्रमित करेगा। तो और मेरे मित्रों, ये अब स्पष्ट हो गया, ये साफ हो गया कि ये जो कोरोना वायरस है वो चीन की देन है, वो वुहान के देन है, वुहान के उस लैब की देन है। और ये डोनाल्ड ट्रंप आज नहीं, ये बहुत पहले मई से ही कहते आ रहे हैं। और मेरे मित्रों, अब तो जो है चीन की एक जो डॉक्टर हैं, वो जो है वायरोलॉजिस्ट है, इम्यूनोलॉजिस्ट है, उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि चीन के वुहान से ही ये कोरोना वायरस जो है वो निकला और पूरे दुनिया भर के लोगों को जो है अफेक्टेड किया। और मेरे मित्रों, मैं आप सभी को बताऊं, जैसा कि बताया कि डॉक्टर ली मेंग यान जो है बीजिंग की रहने वाली है और पेशे से वायरोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट है, वे हांगकांग में भी रह चुकी हैं और वहां से अमेरिका आ गई। यान ने, यानी कि ली मेंग यान ने कहा है कि जब कोरोना वायरस फैलने लगा तो उन्होंने इसकी जानकारी अपने अफसर को दी और खास बात यह है कि वो अफसर WHO में कंसल्टेंट है, चीन का रहने वाला है, लेकिन जो यान की बात है उन्होंने नहीं सुनी, अनसुना कर दिया और हर किसी ने यान को कहा कि आप जो है चुप रहिए और नहीं तो आपको जो है लापता कर दिया जाएगा, आपको गायब कर दिया जाएगा, मुंह खोला कहीं भी। तो ये मित्रों बहुत बड़ा आरोप लगा रही है, बहुत बड़ी बात बोल रही है जो चीनी जो डॉक्टर है वो। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि अमेरिका के दावे पर मुहर लगा दी है इस डॉक्टर ने। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया था कि चीन वुहान लैब का सच छिपा रहा है, इसमें WHO भी मदद कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने तो WHO की फंडिंग पर भी रोक लगा दी है और यह अब भी जारी है। मेरे मित्रों, यान का दावा है कि शी जिनपिंग सरकार की इस हरकत को दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने चीनी मूल के एक अमेरिकी यूट्यूबर से संपर्क किया था और यान के मुताबिक वुहान का यह लैब जो है वो चीनी सेना के अधिकार में आता है और यान ने कहा कि वे जल्द ही चीन की इस साजिश के बारे में सबूत भी पेश करेंगी और वे इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आप सभी को यह भी बताता चलूंगा कि चीन के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिका ने एक और कदम उठाया है। ये जो है मेरे मित्रों अगली खबर होगी हमारी। तो ये जो है बड़ी खबर चीन के ऊपर आ रही है। चीन के जो डॉक्टर है उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो है वो जो कोरोना वायरस है वो चीन की देन है। जो वहाँ लैब है वुहान में, वहाँ से ये लीक हुआ ये वायरस और पूरे दुनिया भर के लोगों को जो है, दुनिया भर के देशों को इसने अपने चपेट में लिया। आज जो है मेरे मित्रों आप सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी के कारण पूरा विश्व जो है वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, हर तरह से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान है मेरे मित्रों।
और अगर ये चीनी डॉक्टर ने जो है इस तरह के बयान दिए हैं, उसने अगर इस तरह के आरोप लगाए हैं और ये बात अगर वो मीडिया में खुलासा कर रहे हैं, तो अवश्य ही वो इसका सबूत देंगी। और आगे क्या कुछ अपडेट होगा मेरे मित्रों, उसके बारे में मैं आप सभी को अवगत अवश्य कराऊंगा। मैं मित्रों आगे बढ़ूंगा, उससे पहले अपने मित्रों का एक बार फिर से धन्यवाद कर दूंगा। हमारे साथ संजय कुमार जुड़ गए हैं, हमारे साथ जो है रमेश सिंह जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ रंजन कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ शिवम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मित्रगणों का मैं बहुत 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 धन्यवाद करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और मेरे मित्रों इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ते हुए बताऊंगा कि चीन पर आक्रामक अमेरिका ने लगाए हैं नए कई सारे प्रतिबंध। 5 वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर जो है अमेरिका की तरफ से रोक लगा दी गई है मेरे मित्रों। और ये खबर क्या कुछ है विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि चीन के खिलाफ कार्रवाइयों में अमेरिका ने एक और कदम उठाया है। जबरन मजदूरी का हवाला देते हुए अब वहां से आने वाले कॉटन, हेयर प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर कंपोनेंट और कुछ टेक्सटाइल्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और चीन के जो है शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर समुदाय के लोगों ने जबरन मजदूरी करवाकर बन रहे प्रोडक्ट पर अमेरिका की ओर से यह रोक लगाई गई है। और इस प्रतिबंध के फैसले पर अमेरिका ने बताया कि चीन की सरकार शिनजियांग में रहने वाले उइगर समुदाय का जो है मानवाधिकार हनन कर रही है और इसका शोषण किया जा रहा है, और इसलिए यहाँ तैयार किए गए प्रोडक्ट्स जो है वो उत्पादों को लेकर ये फैसला लिया गया है। उइगर मुसलमानों को जो है वो डिटेंशन कैंप में भेजने, उनके धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप के अलावा उनके शोषण को लेकर दुनिया भर में चीन की जो है किरकिरी हो रही है। और मित्रों आप सभी को ये बताऊं कि अमेरिका ने चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के शोषण और उत्पीड़न मामले पर रोशनी डालने के लिए नया वेब पेज जो है वो जारी किया है। और मित्रों खबर यह भी है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि हमने एक नया वेब पेज जारी किया है जिसके जरिए शिनजियांग में रहने वाले उइगरों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अत्याचारों को सामने लाया जाएगा। और अमेरिका इस तरह के मानवाधिकार हनन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई की अगुवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह वेब पेज ऐसे समय जारी किया गया है जब दक्षिण चीन सागर और कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बढ़ गई है। मेरे मित्रों मैं आप सभी को यह भी बताऊं कि चीनी सरकार न सिर्फ इसकी निगरानी करती है बल्कि मानवाधिकारों का हनन कर इन पर कई तरह की जो सख्त पाबंदियां भी लगा रखी हैं और लाखों उइगरों को हिरासत में भी रखा गया है। तो मेरे मित्रों ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें जिससे आप सभी को रूबरू कराना था। मित्रों मैं आज जो है 1 घंटे की देरी से आप सभी के साथ जुड़ा। आप सभी को मालूम है कि प्रतिदिन मैं 10 बजे आप सभी के साथ जुड़ने का पूरा प्रयास करता हूं और जुड़ता हूं। इसके साथ ही साथ 3 बजे भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं तमाम जो ताज़ा तरीन अपडेटिंग खबरें हैं, जो अपडेट हो चुके हैं, जो खबरें पक चुकी हैं, जो खबरें बन चुकी हैं, वो मैं आप सभी को 3 बजे आकर एक बार फिर से आपसे जुड़ के आपको बताऊं। और मित्रों उसी कड़ी में आज मैं जो तकनीकी खामियों के कारण जो है आप आज 10 बजे नहीं बल्कि 11 बजे मैं आप सबसे जुड़ा। तकरीबन 1 घंटे का यह कार्यक्रम हुआ मेरे मित्रों। और आप सभी को मालूम है कि मैं जो भी खबर बताता हूँ विस्तार से बताता हूँ, कहीं आपके मन में कोई प्रश्न न रह जाए, उदय जी ने ये खबर बताई इसमें यहाँ कमी रह गई। तो मेरे मित्रों मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसी खबर दूं जो आपके जनरल नॉलेज को, आपके सामान्य ज्ञान को जो है वो सामान्य ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी हो। अगर कोई छात्र, अगर कोई विद्यार्थी, अगर कोई परीक्षार्थी कोई परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, तो वो मेरी खबरों को, मेरे बुलेटिन को अवश्य देखे, मेरे कार्यक्रम को अवश्य देखे। उसको पूरे विस्तार से मैं खबरों को देता हूँ और मेरे ख्याल से अच्छा लगता है आपको, आप लोगों को, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आप अपना बहुमूल्य समय देते हैं। और आज भी मेरे मित्रों आप सभी हमारे साथ जुड़े, मेरे कार्यक्रम को पसंद किया, लाइक किया, कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों मैं इसी के साथ आप सभी से विदा लूँगा। नमस्कार, प्रणाम, गुड बाय।